तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे प्रोबेबिलिटी का एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग आगे ये क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में रह गए थे, मतलब पिछले वीडियो में रह गए थे। जो क्वेश्चन वो स्टार्ट होने वाले दोस्तों 10 से 18 तक के क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल से फंडे जो हम लोग लास्ट टाइम पे जो टॉपिक समझे थे उसी के ऊपर बेस बचे हुए क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को समझेंगे इस वीडियो में और इसे समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट सिंपली मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे और मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेक्चर नंबर 9 से प्रोबेबिलिटी, लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 9 से है प्रोबेबिलिटी से, लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो सेम ही, सारी चीजें मैंने जो आप लोग को बताई थी, जैसे कि अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एकदम इजी है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। उसी के साथ साथ आप लोग को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रखना है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के आप लोग को फॉर्मुलेस आप लोग को याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करने का, उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या चाहिए वो चीजें अपन पहले ही निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। The probability that the man who is 45 years old will alive till he becomes 70 years is 5/12। मतलब क्या, एक मैन है जो 45 साल का 70 साल तक जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/12। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ who is 40 years, उसकी वाइफ 40 साल की ओल्ड 40 साल की है, अलाइव टिल 65 इज 3/8। मतलब वो अलाइव रहेगी 60 साल तक, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 3/8। अब इंसान जिंदा रहेगा, मतलब मेल जिंदा रहेगा फीमेल जिंदा रहेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे से इंडिपेंडेंट हो जाती है। आप ही सोचो, अगर मैं जिंदा रहूंगा मेरी वाइफ जिंदा रहेगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा? तो वही कंडीशन यहां पर भी है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 25 ईयर हेंस, अब बोला 25 साल बाद की जो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को निकालनी, क्या पहली प्रोबेबिलिटी है कि द कपल विल बी अलाइव। अभी 25 साल का फंडा क्या, ये पहले समझता है। 45 में जब 25 ऐड करेंगे तो 70 मिलता है, तो ये कंडीशन है 70वें साल पर ये दोनों जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो। और उसी तरीके से इसका 70वां साल और इसका कितना 65 साल, 40 में 25 ऐड करके तो 65 होता है, तो यहाँ पर 25 साल, तो ये 25 साल ये फंडा है। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज है 25 का इस्तेमाल कैसे करें, तो कोई यूज नहीं उसका, बस उसको समझाया गया कि इन लोग के एज का 25 जब ऐड करेंगे तो 70 होता है, और यही फंडा दिया हुआ यहाँ पर। अब पहला क्या फंडा है, कपल विल बी अलाइव, कपल जिंदा रहेगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब दोनों में से कोई कम से कम एक जिंदा रहेगा। नन ऑफ देम विल बी अलाइव, कंडीशन क्या बोला हुआ, दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। और एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, ये कंडीशन 4 क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कपल विल अलाइव तो सिंपल है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अलाइव ये भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। एक जिंदा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अलाइव, मतलब पहला, मतलब मान लो कि मेल जिंदा है फीमेल मर गई, और फीमेल जिंदा है और मेल मर गया, ये कंडीशन हो सकता है इसमें। तो मतलब क्या, हम लोग को इसका नहीं जिंदा वाला कंडीशन भी निकालना पड़ेगा। मतलब मेल हमारा, समझ लो ए हमारा इवेंट है जो डिनोट क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि मेल विल अलाइव, या फिर मेल मैन जो भी है, मैन विल बी अलाइव हु इज 45 years and alive till the age of 70 years। ठीक है, उसी की जैसा बी हमारा इवेंट क्या है, इवेंट है जो क्या डिनोट कर रहा है कि वाइफ क्या हमारी 45 years की है एंड विल अलाइव टिल द एज ऑफ 60 years। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, और वो क्या दिया हम लोग को दिया 5/12। तो इसका उल्टा भी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या हो जाएगा सिंपली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आप लोग को पता है, जब भी हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को सब्सट्रैक्ट कर देता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5/12, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 7/12 हो जाएगा। जैसे ये निकल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर बढ़ते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, बी को ढूंढो, चलो सबसे पहले बी पे जाता है। बी यानी कितना दिया हुआ 3/8, तो यहाँ पे लिखता हूँ 3/8, और सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आप लोगों को मिलेगा 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना मिल जाएगा 5/8। आप लोग पुट करके निकाल के सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। ये मिल गया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, द कपल विल बी अलाइव, मतलब क्या, दोनों जिंदा रहेंगे, मतलब बोथ नीड टू बी अलाइव। तो सिंपल सा फंडा है। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, बोथ विल अलाइव। तो सिंपल सी बात है, लेट ए बी द इवेंट दैट कपल विल अलाइव, ऐसे करके लिखता है। ए नहीं लिखते, इसके अंदर लिख लेते सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सी क्या है, बोल रहा है इवेंट, ऐसा इवेंट है कि बोथ विल अलाइव, तो ये सिंपल है, कपल विल अलाइव मतलब बोथ अलाइव।
अब देखो दोनों इंडिपेंडेंट है, देखो यहाँ पर हमारा ए जिंदा रहे या बी जिंदा रहे, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे लिखूंगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंट इवेंट, कॉमन सेंस है दोस्तों। देयरफॉर ए डैश और बी डैश भी क्या हो जाएगा, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ए और बी दोनों भी, ए डैश और बी डैश दोनों भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहां पर वही फंडा, अब यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में आ जाता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है। अब ये कितना दिया था 5/12, ये दिया हुआ था 3/8, देख लो यहाँ पर 5/12 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो 5 3 50, देखो 3 4 कर दो, 5 बच गया यहाँ पे अकेला, और 4 8 32, आंसर आ गया आपका 5/32। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत इजीली। अब बी वाला क्वेश्चन का देखो क्या बोला हुआ, इसमें बोला हुआ एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब एक तो मेन जिंदा रहेगा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब एक, दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहना चाहिए, एक तो मैन एक तो वुमेन। तो अपन अज्यूम दो कंडीशन लेंगे इसके अंदर, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, इसमें लिख दो स्टेटमेंट, मतलब क्या, पहला कंडीशन ये होगा कि मैन जिंदा है और वाइफ मर गई, मतलब डैश आ जाएगा, और उसका उल्टा प्लस या फिर यूनियन लिख सकते हो। इस बार क्या होगा, मैन की डेथ हो गई है और वाइफ क्या है, जिंदा है। अब आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, इंटरसेक्शन मतलब क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, चलो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमारे पास 5/12, तो यहाँ पे लिख दो 5/12 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना था 5/8, तो यहाँ पे लिखता 5/8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3/8। ठीक है, अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, ध्यान देते, यहाँ पर ये 5 5 25 25 12 8 है 96 यहाँ पे हो जाएगा, ओके, और 7 3 21 अपॉन क्या आ जाएगा 96, बेस से मैं बेस को लिखो एक बार, दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 46, सही है क्या, एक बार चेक करो, हाँ यस। अब दोनों कौन से टेबल में कैंसिल होंगे, 2 के टेबल में 23 अपॉन में 96 का 48, तो आंसर कितना का 23/48। एक बार चेक करो दोस्तों, आंसर सही आया क्या, अगर सही है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10 का। पहला पार्ट तो बहुत इजी था 5/32, सेकंड पार्ट में कितना आ गया 23/48, परफेक्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसको भी रीड करना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, नन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं है, दोनों भी जिंदा नहीं है, मतलब क्या निकालना हम लोग को, सी वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब क्या दोनों भी जिंदा नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय बी डैश। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या दोस्तों, हाँ 5/2 कितनी है, यहाँ पर दिया 7/12 और ये हमारे पास 5/8, यहाँ पर 96 हो गया और 7 5 35, तो आंसर कितना 35/96, ये भी मिल गया। अब डी वाला क्वेश्चन देखो, डी वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब एटलीस्ट मतलब क्या होगा, कम से कम उन लोग में से कोई ना कोई एक जिंदा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पहला वाला कंडीशन समझा दूंगा लेकिन मैं सॉल्व करूंगा दूसरे वाले तरीके से। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब क्या, कम से कम दोनों में से कोई एक जिंदा होना चाहिए, उससे ज्यादा जिंदा रहेंगे तो चलेगा। मतलब क्या, मान लेते पहला कंडीशन ये है कि ए जिंदा है, ठीक है, इंटरसेक्शन बी मर गया, मतलब 5 मर गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि ए जिंदा नहीं है, बी जिंदा है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ए और बी दोनों भी जिंदा है। ठीक है, ये हो गया अपना कंडीशन, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो पहला वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए जिंदा और बी जिंदा नहीं, तो ये कंडीशन था ये वाला, और दोनों भी जिंदा है मतलब ये कंडीशन, तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो हमारे पास है, इसकी वैल्यू ये रही, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 23 अपॉन, सिंपली इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर 46/96 भी लिख सकते हो, देखो 46/96, ये इसकी वैल्यू है, उसको कट करके मैंने 23/48 लिखा था। और ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी है 5/32, तो यहाँ पर लिख दो 5/32, दोनों को ऐड कर दो 5/32 कैसे आया, हाँ कैंसिल करने पे आया था, ओके। अभी बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस को सेम करते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बेस सेम करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ पर क्रॉस 32 का हम लोग को बेस सेम करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 23/48 लिख देता हूँ, 23/48। अब 23 एंड 48 का एलसीएम ले लेते हैं, 48 और यहाँ पर 32, इन लोग का एलसीएम ले लेते हैं,
2 से डिवाइड करेंगे तो 24, यहाँ पे 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 16 के टेबल में आ रहा था तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो आंसर की एलसीएम कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ओके तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एलसीएम आ गया, मतलब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3 से। तो आंसर कितना 32 मल्टीप्लाई बाय 3 96, 23 46, 5 3 15, एड अप कर दो कितना हो जाएगा 46 प्लस 15, 5 इधर दिया तो इधर पे हो जाएगा 1 156 6 अपॉन 90 61 अपॉन 96, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको शॉर्टकट बताऊं, ये जो वैल्यू होती है ना इसको अगर हम लोग को निकालना होगा सिंपली अपन ऐसे भी निकाल सकते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, मतलब क्या, अब देखो कम से कम एक जिंदा है, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 में से मैंने माइनस कर दिया दोनों भी जिंदा नहीं है तो बस वही आंसर आ जाता, देखो सिंपल ऐसे भी निकाल सकते, ये भी एक कंडीशन था। तो 1 माइनस 35 अपॉन 96 करे तो भी आपको आंसर मिलता, और 96 में 35 माइनस करके देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 61, तो 61 अपॉन 96 61 अपॉन 96 सेम फंडा मिल गया। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, तो ये क्वेश्चन भी डन, क्लियर हो गया, आसान था। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी था, वो आप लोग ने कर लिया। 11 में बढ़ते हैं, ए बॉक्स कंटेन 10 रेड बॉल्स 15 ग्रीन बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन ए सक्सेसिव सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट वाला आ गया, मतलब कंडीशन वाला प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाई इज रेड एंड द सेकंड डाई इज ग्रीन, हम लोग को ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि फर्स्ट डाई क्या है, रेड है, सेकंड डाई ग्रीन है। तो चलो निकालते हैं सबसे पहला कंडीशन। हम लोग मान लेते हैं पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ए हमारा ऐसा इवेंट है कि फर्स्ट डाई जो है ना, फर्स्ट FIRST फर्स्ट डाई इज रेड है, ये इवेंट है, और बी हमारा क्या है सेकंड एंड देखो क्या लिखा, बॉक्स कंटेन 10 रेड बॉल्स, डाई फर्स्ट डाई नहीं आएगा, फर्स्ट इधर पे बॉल आएगा, ठीक है बॉल लिखना रहेगा, यहाँ पे गलती से मैंने डाई लिख दिया, फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट बॉल इज रेड, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड बॉल इज ग्रीन बोला हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये डिपेंडेंट में आएगा कि इंडिपेंडेंट में आएगा, देखो पहला हो गया उसके ऊपर दूसरा डिपेंड कर रहा है, दैट मींस डिपेंडेंट वाला आएगा कि, और बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाल के साइड में रख देना, वापस डालना नहीं है, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। ए हमारा क्या है, ए हमारा है कि फर्स्ट बॉल इज रेड, तो फर्स्ट बॉल रेड बॉल कितने हमारे पास 10 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हमारे पास है 25, तो पहला कंडीशन ये हो जाएगा, समझ में आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि एक रेड बॉल निकाल के रख दिया, तो न्यू या बोल सकते हैं ट्रंकेटेड sample space will have, अब क्या होगा, एक कम हो गया, क्या कम हो गया, एक हमारे पास रेड बॉल कम हो गया, have क्या हो जाएगा 9 रेड एंड 15 ग्रीन बॉल, दैट इज टोटल बॉल कितने हो जाएगा 24 बॉल्स। अब कंडीशन समझो, हम लोग को बोला हुआ है, कंडीशन समझने की कोशिश करना, हम लोग को बोला हुआ है कि हम लोग को बताना है कि सेकंड क्या है, हमारा ग्रीन बॉल है। गिवन कंडीशन ऐसा है कि ए हमारा पहले ऑकर हो चुका, मतलब क्या, हमारा रेड बॉल पहले निकल चुका, मतलब डिपेंडेंट वाला आ गया, तो यहां पर क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, ये क्या हो जाएगा, सिंपल बहुत इजी। हमारे पास ग्रीन बॉल कितने, हमारे पास ग्रीन के लिए देखना है, बी हमारा ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए कितना हो जाएगा, ग्रीन हमारे पास कितने बच गए 15, और नया सैंपल स्पेस क्या बन गया 24। अब क्वेश्चन समझो, हम लोग को फाइंड करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड द सेकंड इज ग्रीन, बहुत सिंपल आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ग्रीन एंड सेकंड बॉल इज, ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट निकालना है, मतलब क्या इंटरसेक्शन निकालना है। वो कैसे मिलता है, बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब 15 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्या 10 अपॉन 25, 2 जा यहां पर कितना आ जाएगा 2 जा 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है, और 3 1 जा 3 8 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर कितना आ गया 1/4, इस तरीके से आ गया। तो ये कंडीशन ऐसा था कि पहला रेड था और दूसरा ग्रीन था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे तो बहुत थोड़ा सा ऐसे ही है लेकिन अलग है, मतलब क्या, वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन, मतलब इसमें दो कंडीशन आएंगे। अब देखो इसमें एक ही कंडीशन दी था, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन, इसमें ऐसा कंडीशन आएगा कि एक पहला कंडीशन ऐसा लो कि फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन, या फिर फर्स्ट इज ग्रीन सेकंड इज रेड, दो कंडीशन ऐसे आएंगे और दोनों कंडीशन को हम लोग को समझना है। तो इसमें का पहला कंडीशन अपन ने कर लिया हुआ है, तो यहां पर सेकंड कंडीशन बी वाले के लिए क्या निकालना है, वन इज रेड एंड
अदर इज ग्रीन। ठीक है, तो इसको समझेंगे, इसमें दो केसेस आएंगे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकाला वन इज रेड, इसमें कंडीशन ऐसा आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड बॉल इज ग्रीन, पहला कंडीशन ये हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ग्रीन एंड सेकेंड बॉल इज रेड। चलो अब ये वाला अपन ने सॉल्व कर लिया हुआ पहले से, देखो यहां पर ये जो है ना वही कंडीशन है, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन। अब दूसरा कंडीशन हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत है, तो समझ लेंगे अपन, डायरेक्टली कर लेंगे। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अब लेकिन यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है और ये कंडीशन क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहला रेड बॉल पहले ग्रीन बॉल बाद में, इसमें क्या ग्रीन बॉल पहले रेड बॉल बाद में। तो समझ ले इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए हमारा पहले, देखो क्या हुआ है, ए पहले हुआ है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी ऑकर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब चलो इसको समझते हैं। ये वाला वैल्यू हमारे पास है 1/4, इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूं। अब इसको मैं साइड में सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोग को। अब पहला क्या निकाला अपन ने, पहला निकाला ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितने थे 15, टोटल बॉल कितने थे हमारे पास 25, टोटल बॉल कितने थे हमारे पास, देखो ध्यान दो, टोटल बॉल हमारे पास कितने 15 + 10 25, तो 15/25 आ जाएगा यहाँ पर, ये समझ में आया। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि एक बॉल रिड्यूस कर दिया हुआ। अब हमारे पास एक बॉल रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास कितने बॉल बचे, हमारे पास 25 में से एक बॉल चला गया, तो कितना बच गया 24 बॉल बच गए। और कंडीशन ये क्या करना है हम लोग को, अभी रेड बॉल निकालते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो बहुत सिंपल है, 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 8 जा 1 4 जा। तो आंसर इसका भी वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। सिमिलरली 1/4 आ गया, 1/4 1/4 2/4 यानी कि 1/2। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ये था कुछ क्वेश्चन आप लोग का बहुत इजीली सॉल्व करना था, और इजीली आपका इसका सोल्यूशन भी आ गया। ये दोनों कंडीशन आप लोग को समझ में आगे रहेंगे, और क्वेश्चन में जो पूछा उसके हिसाब से हम लोग ने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना, डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान दो। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया हुआ है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या आएगा, पहला एच एच एच, मतलब तीनों में भी हेड आया। दूसरा कंडीशन ये क्या हो सकता है कि पहले और दूसरे में हेड, तीसरे में क्या हो टेल। टेल को खसकाते हैं, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। टेल को आगे ले, टेल हेड हेड, इस तरीके से 4 कंडीशन मिल गए। अब क्या होगा, अब करते हैं अपन टेल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले में हेड, ऐसा अज्यूम करते हैं कि पहले 2 टेल थे और लास्ट वाला हेड था। अब इसको थोड़ा सा खसकाते, बीच में आ गया, तो टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, ये हो गए अपने ऐसा कंडीशन। लेकिन एक चीज बचा हुआ है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि तीनों में भी टेल आया हो, तो ये रहा अपना कंडीशन। तो सैंपल स्पेस रेडी है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 3 हेड गिवन दैट एटलीस्ट 2 कॉइन्स शोज हेड। गिवन दैट एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड, मतलब क्या कि ये वाला कंडीशन पहले हुआ है और उसके बाद ये हुआ है। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करें, देखो सबसे पहले मान लेते हैं, समझने की कोशिश करना। तो ए ऐसा इवेंट लेता हूं कि 2 कॉइन शोज हेड, 2 कॉइन शोज हेड, और बी इवेंट ऐसे लेता हूं कि गेटिंग 3 हेड्स, मतलब 3 कॉइन शोज हेड। तो ए के अंदर क्या क्या आएगा, 2 हेड चाहिए अपने को। 2 हेड वाले कंडीशन क्या है, 2 हेड ये और ये, तो 4 कंडीशन आ जाएंगे। तो एच 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 टी एच और फाइनली टी एच एच। नंबर ऑफ ए कितना आ गया 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया 4, और ये कितने 8 है, तो 4/8 यानी कि 1/2। शायद इसकी जरूरत ना पड़े, फिर भी अपन ने फाइंड आउट करके रख दिया होगा। अब बी पर जाते हैं। अब बी का कंडीशन देखो, हम लोग क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड, मतलब ये पहले करना है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि गेटिंग 3 हेड्स, क्या बोला हुआ है, गेटिंग 3 हेड्स गिवन दैट, ये पहले से ही हो चुका हुआ है। अब 3 हेड का कंडीशन लिखते हैं। तो 3 हेड का कंडीशन हमारे पास एक ही है, क्या है वो, हेड हेड हेड। नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब समझने की कोशिश करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1/8। अब गिवन कंडीशन हम लोग क्या क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हम लोग को इसकी फाइंड करनी है, बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कंडीशन होता है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, समझ में आ रहा है, तो समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और उसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत सिंपल सा स्टेप है। दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है दोस्तों, एच एच एच, तीनों में दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे एक ही चीज आएगा एच एच और एच। यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये कितना आ गया 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/8। बस फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्ट बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/8, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/8। दोनों को कैंसिल करेंगे, 8 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/4। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड गिवन दैट 2 heads in shown in the head, मतलब इस तरीके से given that at least 2 coins shows head, इस तरीके से आप लोग का आ गया। ये था आप लोग का फंडा। एटलीस्ट 2 हेड लिखना चाहिए था, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 हेड्स लिखा हुआ, एटलीस्ट लिख दो, बहुत सिंपल रहेगा, एटलीस्ट 2 हेड्स, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन, जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था जिसको आप लोग ने अभी सॉल्व करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 cards drawn from one after other, 2 cards are drawn one after another, 2 कार्ड को निकाला गया। On a pack of 52 cards without replacement, what is the probability that both cards are face cards? दोनों कार्ड्स कैसे हैं, फेस कार्ड्स हैं। अब 2 कार्ड्स को हम लोग को निकालना है, तो आप लोग समझो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास। देखो मैं समझाता हूं, हमारे पास 4 टाइप की कार्ड्स हैं, डायमंड है, ठीक है, उसके बाद हार्ट, ये दोनों रेड कार्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है स्पेड, और क्या होता है, क्लब होता है। अब इसके अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, जे होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, और इसमें भी 3। टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 12। तो 12 फेस कार्ड होते हैं। तो इन डेक ऑफ 52 कार्ड्स वी हैव 12 फेस कार्ड्स। अब क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द, देखो 2 कार्ड्स को निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं किया, एक को डाला साइड में रखा फिर दूसरा निकाला विदाउट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ऑफ सेम फेस कार्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे ए इवेंट हमारा क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट कार्ड इज फेस कार्ड, और बी हमारे क्या डिनोट कर रहा है, सेकेंड कार्ड क्या है, सेकेंड कार्ड इज फेस कार्ड, मतलब दोनों भी फेस कार्ड को डिनोट कर रहा है। तो पहले अपन पहला कंडीशन लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हमारे पास 12, टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कार्ड कितने 52। एक्चुअली लिखना इसको ऐसे चाहिए, क्या मालूम है, देखो 12C1/52C1, मतलब 12 में से एक कार्ड निकाला गया है और 52 में से एक कार्ड, मतलब पहला एक ही कार्ड निकाला जाएगा। 12C1 हमारा 12 होता है 50/52, इसको मैं वैसे रखता हूं, सॉल्व नहीं करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। अब कंडीशन क्या बुलाया हुआ है कि हम लोग को सेकंड कार्ड निकालना है, गिवन दैट द फर्स्ट कार्ड पहले निकाल चुका। तो नाउ 1 फेस कार्ड इज removed, therefore we have 11 face cards and truncated sample space, वो भी एक कम हो जाएगा, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 51 कार्ड, ट्रंकेटेड सैंपल स्पेस विल हैव 52 कार्ड, ऐसे लिखना चाहिए, विल हैव 51 कार्ड्स, एक कम हो गया ना, तो 51 कार्ड्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो अब निकालते सेकंड का कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब सेकंड कार्ड निकालना है कि पहला कार्ड हम लोग ने पहले निकाल दिया हुआ, वो क्या हो जाएगा, अब नया नंबर, तो 11 बच के उसमें से एक चूज करना है और 51 कार्ड में से एक चूज करना है, तो 11C1/51 is what probability of B given that A is already been occurred। हमें क्या निकालना है, what is the probability that both cards are face card। जब ये both की बात चलेगी तो हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होगा, probability of probability of B given that A is already been occurred multiply probability of A, 11/51 multiply by 12/52। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 4 3 जा 12, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना ही हो जाएगा 33, और 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पे, 13 5 65, 65 + 1 66।
तो 33/663 सही है क्या? एक सेकंड दोस्तों, ये 3 के टेबल में कैंसिल होता है ना, तो 3 के टेबल में कैंसिल कर दो। 3 1 सा 17 सा, अब 17 से मल्टीप्लाई कर दो 11/13 7 सा तेरा बचे 91 13 बजे 13 + 9 कितना हो जाएगा? 72102 102 आ जाएगा। तो 1021 एक बार देख लो, 17 × 13 13 7 सा 93 13 7 91 9 यहाँ पे 13 1 13 + 9 13 + 9 कितना हो जाएगा? 13 + 9 यहाँ पे 7 दिया 10 2 दिया 22 221 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 221। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 11/221। अब कैंसिल तो होगा नहीं, यही तुम्हारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते फाइनल क्वेश्चन पे, क्या बोला उसको रीड करता है। फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली में कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द दैम इज ए गर्ल। देखो समझते इसको कैसे सॉल्व करने का। हम लोग क्या फाइंड करना है? हम लोग को 2 कंडीशन लेना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल, दोनों चिल्ड्रन क्या है? गर्ल, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज गर्ल। तो हम लोग को देखो सबसे पहले मानना पड़ेगा ए इवेंट मानना पड़ेगा कि क्या मानेंगे? एटलीस्ट वन ऑफ देम आर गर्ल, और बी हम लोग ऐसे इवेंट मानेंगे, क्या बोला हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चिल्ड्रंस आर बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल। क्या निकाला? बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल। यहाँ पे क्या आएगा? बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल। अब इसको समझते हैं हम लोग को सैंपल स्पेस कैसे लिखना है। देखो फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, ऐसा नहीं बोला कि दोनों भी बॉयज हो सकते, दोनों भी गर्ल हो सकते, तो हम लोग को बॉय गर्ल का कंडीशन दोनों भी लेना पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटी कि दोनों भी बॉय हो, ये भी पॉसिबिलिटी कि पहला बॉय दूसरा गर्ल हो, पहला गर्ल दूसरा बॉय हो, और दोनों भी गर्ल हो। अब ए में क्या आएगा? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल। एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब कम से कम एक गर्ल होने, 2 चल जाएंगे, तो बीजी आ जाएगा, जीबी आ जाएगा, और जीजी आ जाएगा, मतलब दोनों भी गर्ल, ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ एस कितना हमारे पास? 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला हुआ है? बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल। तो बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल मतलब क्या हो जाएगा? देखो बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल मतलब नंबर ऑफ बी में क्या आ जाएगा? सिर्फ गर्ल और गर्ल आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया हमारे पास? 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा? 1/4। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या हम लोग निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है। वो क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है, इसको समझते हैं पहले। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी को देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बोथ आर गर्ल्स बोला हुआ है। जब बोथ आर गर्ल बोला हुआ तो हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी बोले तो क्या होगा दोस्तों कि दोनों में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है? अब दोनों में कॉमन कौन सा दोस्तों? जी और जी कॉमन। यहाँ पर जी और जी, और वहां पर भी जी और जी, दोनों में क्या है? कॉमन है। उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? जी और जी कॉमन है, इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी और जी वाले पे कंडीशन पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी में जी और जी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ आएगा जी और जी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया दोस्तों? वो आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? वो आ गया 1/4। यहां तक की चीजें बहुत सॉर्टेड है। और फाइनली हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर गर्ल गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल। मतलब क्या? बोथ द चिल्ड्रंस आर गर्ल, कंडीशन क्या? वो हमारा बोथ द चिल्ड्रंस आर गर्ल, वो बी है। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल, इसका मतलब क्या? हमारा बी हो चुका हुआ है। गिवन दैट हम लोग का, देखो हम लोग को बी का प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ए हमारा पहले हो चुका हुआ है। मतलब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आ जाएगा? सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास? 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हमारे पास? 3/4। तो ये कैंसिल करेंगे, 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये था आप लोगों का कुछ सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चंस के जो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन करवाए हुए। अब मुझे पता है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएंगे, ट्राई करना, कोशिश करना, आ जाए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोग को सॉल्व करवा कर भेज दूंगा। आप लोग मुझे बस कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनवा दूंगा, और अदरवाइज मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। होप ये वीडियो भी आप लोग को समझ में आ रही है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या देखेंगे, इसके आगे एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।